हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक। आपको ऑलरेडी पता है कि हम इम्यूनोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं, तो उसी के आगे का ये टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में वीडियो बना रखा है, तो ये उसी के आगे का टॉपिक है जिसमें हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है? दिस इज़ मतलब अगर मैं हाइपर सेंसिटिविटी एक रिव्यू करवाना चाहूँ तो व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी? इट इज़ एन एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जब एग्जैजरेटेड होता है, जितने ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा अगर इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, देन वी वुड कॉल इट एज एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और उसमें भी ये एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स कई तरीके का हो सकता है, जिसके हिसाब से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी नाम दिया गया है। अगर आपने टाइप 1 और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो ज़रूर देख लें ताकि ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में होता क्या है, देखते हैं कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएट्स हाइपर सेंसिटिविटी। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है इसमें क्या है कि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये मेरे पास एक एंटीजन है और ये मेरे पास एंटीबॉडी है, ये आकर के इसके साथ जुड़ जा रहा है, इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया है। यही जो है इस हाइपर सेंसिटिविटी की नींव रखता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर दिस काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। आपको लग रहा होगा कि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल है, बॉडी में बनता ही बनता है, तो इसकी वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी का डेवलप होना समझ में नहीं आया कुछ, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर करता चलूंगा कि ये क्यों हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अगेन मैंने यही बात दोहराई है कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये एक आपकी एंटीबॉडी है, ये देखिए दिस इज़ एन एंटीबॉडी, और ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है दिस इज़ योर एंटीजन, ये एंटीजन है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी देखिए कुछ बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना लिया है। कई सारी एंटीबॉडीज़ और कई सारे एंटीजन आपस में मिल करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना लिया है। अब ये जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये कई जगह पे आपकी बॉडी के अंदर लॉज हो जाता है। लॉज होने का मतलब कई जगह जा करके स्टिक हो जाता है, कई जगह जा करके जुड़ जाता है, कई जगह जा करके अटैच हो जाता है, ठीक। तो लॉज्ड एट वेरियस साइट्स ऑन द बॉडी। तो ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ये अलग अलग जगह पे लॉज हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर जाके, जिसकी वजह से फाइनली आपको टिश्यू डैमेज देखने मिलेगा। समझेंगे अभी आगे इसके कि टिश्यू डैमेज किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन एक एक स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से एंटीजेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, अब आपको अच्छे से पता है, मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ कि एक्सोजीनस एंटीजेंस और एंडोजीनस एंटीजेंस क्या हुए। एक्सोजीनस एंटीजेंस वो एंटीजेंस हुए जिनकी वजह से या जो इन्फेक्शियस पैथोजन की वजह से आते हैं। कोई बैक्टीरिया हुआ, वो आपकी बॉडी के अंदर आया, उसने इन्फेक्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस बैक्टीरिया की वजह से क्या हुआ, उस बैक्टीरिया को आपके सेल्स ने फैगोसाइटोज किया और उसके बाद उसको छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ दिया। अब ये तोड़ करके जो पेप्टाइड बना या जो एंटीजन का पोर्शन बना, उसकी वजह से भी ये हो सकती है इस तरीके की टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, या हो सकता है कि एंडोजीनस एंटीजन की वजह से भी हो सकती है। एंडोजीनस एंटीजन का मतलब सिंपल ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर खुद का कोई प्रोटीन गड़बड़ कर रहा है, मिसफोल्ड हो गया है, या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, अलग टाइप का बॉन्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी आपको ये एंडोजीनस एंटीजन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। ये एंटीजन यही है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, राइट, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस की वजह से ही ये देखने को मिल रहा है। तो ये सेल्फ एंटीजन की वजह से भी हो सकता है और इन्फेक्शियस पैथोजेंस जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं उनकी वजह से भी इस तरीके का जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। अब एंटीजन तो देखा, एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व है ये भी समझते हैं। तो मेजरली आईजीजी इन्वॉल्व होती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है
कि कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व है, तो मेजरली टाइप IgG वाली जो एंटीबॉडी है दैट इज़ इन्वॉल्व, और कुछ समय में या समटाइम्स IgM एंटीबॉडी भी इन्वॉल्व होती है। कभी कभी IgM भी इन्वॉल्व होती है, बट मेजरली अगर मैं बात करूं तो IgG एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में। अब इधर आते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इस हाइपर सेंसिटिविटी में, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अदर कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाइए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपको सबको पता होगा क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गया मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल और न्यूट्रोफिल्स। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये बाकी कंपोनेंट्स हैं जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अब इसका इफेक्ट कैसा हो सकता है, ये बाकी कंपोनेंट्स हो गए, इफेक्ट कैसा हो सकता है, मेरा मतलब है कि टाइप जो 3 हाइपर सेंसिटिविटी होगी वो कितनी सीवियर हो सकती है। देखिए, आपको कभी अगर आपने देखा हो कि कभी इन्फेक्शन जो होता है एक जगह पे लोकलाइज्ड रहता है और कभी कभी इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम समझेंगे लोकलाइज्ड टाइप का इफेक्ट हो सकता है और सिस्टमिक टाइप का इफेक्ट हो सकता है। मतलब हो सकता है जो डैमेज हुआ वो एक जगह पे लिमिटेड हो, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो डैमेज हुआ वो एक जगह पे लिमिटेड अगर होगा तो देन वी विल कॉल इट एज अ लोकलाइज्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन, या लोकलाइज्ड इन्फेक्शन नहीं, लोकलाइज्ड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पे लिमिटेड डैमेज होगा, पेन आपको दिखेगा उस एरिया में, रेडनेस दिखेगा और स्वेलिंग दिखेगा अगर आपको लोकलाइज टाइप का ये इन्फेक्शन हुआ या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हुआ। अब सिस्टमिक में अगर आते हैं तो सिस्टमिक का मतलब होता है उसमें पूरी की पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो गई, तो यहाँ पे मल्टीपल साइट्स डैमेज होंगी, कई सारी साइट्स डैमेज हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें आपके DNA हो गया या आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये बाकी जो RNA है या बाकी और सारे कई सारे प्रोटीन्स के अगेंस्ट बॉडी जो है उसको एंटीजन मानने लगती है और उसके अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडीज डेवलप करने लगती है, जिसके कारण अगेन ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। सेम वे में अगर मैं बात करूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो इसमें भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होने का खतरा रहता है। एक्चुअली ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको पता भी होगा ये कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भाई जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या वजह है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक इस तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर रहा है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होना तो नॉर्मल चीज़ है, भाई एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तभी तो वो एलिमिनेट आउट होगा। बट यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न समझिए। जो नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल होता है और सॉल्यूबल होता है। स्मॉल एंड सॉल्यूबल, स्मॉल साइज का भी होता है और यहाँ पे एक और बात लिख देता हूँ, सॉल्यूबल होता है। तो ये स्मॉल और सॉल्यूबल है, कॉमन जो ये होता है, उसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है और कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेट होने के साथ साथ जो आपकी बॉडी के मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, जो फैगोसाइटोज कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो भी आ जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स था उसको क्लियर ऑफ कर दिया जाता है, सर्कुलेशन से उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर से समझेंगे क्या होगा। सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बहुत छोटा होता है, सॉल्यूबल होता है और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिर मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं, वो आएंगे और इसको पूरे कॉम्प्लेक्स को फैगोसाइटोज कर लेंगे, हटा देंगे, उस सर्कुलेशन से हटा देंगे, जिसकी वजह से अब कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप नहीं होगी। बट परेशानी कब हो जाती है कि जब इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज साइज के हो जाने की वजह से अब न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज इनको फैगोसाइटोज नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी फैगोसाइटोज। अब जब फैगोसाइटोज नहीं कर पा रहे तो वो ब्लड के साथ साथ जो फ्लो है उसकी वजह से कहीं कहीं और जाकर के डिपॉजिट हो जा रहे हैं, बॉडी के अलग अलग एरिया में डिपॉजिट हो जा रहे हैं। हो सकता है किडनी में डिपॉजिट हो जाएं, तो इसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। और अगर जॉइंट में डिपॉजिट हो रहे हैं तो अगेन आर्थराइटिस बीमारी हो जाती है। तो अलग अलग साइट्स पे जब ये जाकर के डिपॉजिट हो रहे हैं तो इट इज़ क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये यहाँ पे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी अलग अलग जगह पे हो जाएगी। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, लार्ज साइज़ की वजह से ऐसा होता है। चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है,
ठीक है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म देखते हैं। ज़रा देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई आर्टरी मान लीजिए या वेन मान लीजिए जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। और आपको पता भी है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये जो लाइन कर रहे हैं इस ब्लड वेसल को, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं जो लाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर से एंटीजन पास हो रहा था और एंटीबॉडी आकर के यहाँ पे इंटरैक्ट कर रही है, उससे एंटीबॉडी आकर के इंटरैक्ट कर रही है। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे जो इंटरैक्शन था वो नॉर्मल नहीं था। यहाँ पे जो साइज़ है, जो कॉम्प्लेक्स बनने का एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स था, उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। साइज़ के बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। साइज़ के बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देखिए एक्टिवेट हुआ, नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ब्लू से बनाया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये आपका एक्टिवेट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से ये क्या हो जा रहा है, इसका साइज़ तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से C3b और मैक, आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो C3b और साथ साथ में C5a C5b ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो अब ये क्या होगा, ये C3a C5a ये सब क्या करेंगे, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि ये जो आपके सेल्स हैं एंडोथीलियल सेल्स हैं, इसके नीचे क्या पाया जा रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। इस एंडोथीलियल सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ये क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट जब एक्टिवेट हुआ था, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होने के साथ यहाँ पे क्या करेगा, ये जो सेल्स हैं इनको तोड़ना शुरू कर देगा, इन्हीं सेल्स के मेम्ब्रेन को अटैक करेगा, इनको तोड़ देगा। तो देखिए ये क्या हुआ, ये यहाँ से ये पूरा ये जो एंडोथीलियल सेल्स था ये यहाँ पे गायब हो गया। तो एंडोथीलियल सेल्स डैमेज्ड एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे यहाँ पे क्या होंगे, टिश्यूज़ पाए जाएंगे, यहीं पे टिश्यू पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा, आपका टिश्यू पाया जाएगा। अब देखिए, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगी ब्लड के और नीचे टिश्यू है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है, देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल है, ये भी यहाँ पे पहुँच चुका है, बट क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का साइज़ इतना ज़्यादा है कि ये इसको इनगल्फ नहीं कर पाएगा, न्यूट्रोफिल इसको फैगोसाइटोस नहीं कर पाएगा। और अगर फैगोसाइटोस नहीं कर पाता तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ टॉक्सिक चीज़ें यहाँ पे डालने लगेगा या टॉक्सिक चीज़ों को यहाँ पे एक्यूमुलेट करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, न्यूट्रोफिल्स रिलीज टॉक्सिक कंपाउंड। अब जब न्यूट्रोफिल टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिलीज करेगा तो इससे ये जो मेम्ब्रेन है इसका और ज़्यादा लॉस होता है और आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आपकी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो अब इसकी वजह से जब बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय होगी तो ये जो ब्लड फ्लो था वो इंक्रीज़ हो जाएगा टिश्यूज़ में, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, ये ब्लड फ्लो टिश्यू के अंदर और ज़्यादा जाने लगेगा। न्यूट्रोफिल्स टॉक्सिक कंपोनेंट्स को रिलीज़ करेंगे। एक पॉइंट और था, ये C3b जो है, एक्चुअली इस C3b जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये क्या है, इसके जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये भी तो नॉर्मल सेल्स ही हैं। अब सपोज़ करिए इनके ऊपर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, तो जैसे ही ये इसको रिसीव करेंगे तो क्या होगा, ये सेल्स जो हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यही देखने को मिल रहा है कि मेम्ब्रेन का एंडोथीलियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जा रही है ब्लड फ्लो के, और फिर न्यूट्रोफिल्स भी अपना टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट कर रहे हैं, ग्रैन्यूल्स को सिक्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय होगी और जो ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, आपके टिश्यूज़ में इंक्रीज़ हो जाएगी वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो कुल मिलाकर के टिश्यू का किस तरीके से लॉस हुआ ये आपने देखा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ चुका है, मेजरली क्या कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, और कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ यहाँ से लिंक्ड अप है वो भी पूछा जा चुका है। तो ये मेरी तरफ से टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, गेट के लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, गेट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, अगर आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स का अगला बैच भी शुरू हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।